राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए बनाए गए एक स्टार्टअप मंच की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने गुजरात विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शिक्षा तथा जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। आपको बता दें कि हर स्टार्ट महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय की एक पहल है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 81वें में से बढ़कर 40वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में 450 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें से 125 से अधिक महिलाएं हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करना मेरे लिए गर्व की बात है। ये सरकारी योजनाओं और निजी फंड से नए उद्यमियों के लिए एक सेतु का काम करेगा। राष्ट्रपति ने गुजरात सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 2 दशकों में यहाँ महत्वपूर्ण रूप से विकास हुआ है। मुझे उम्मीद है कि भारत इस अमृत काल में एक विकसित देश के रूप में उभरेगा। गुजरात के सबसे पुराने और सबसे बड़े इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। गांधी जी और सरदार पटेल के सपनों के अनुसार वर्ष 1949 में स्थापित ये विश्वविद्यालय अनेक मानव और पूरे देश में अग्रणी स्थान रखता है। गुजरात विश्वविद्यालय के लिए ये गर्व की बात है कि न केवल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बल्कि भारत के आंतरिक कार्यक्रमों के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रह चुके। डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक जिस संस्थान के छात्र रह चुके हैं, इसका विज्ञान अनुसंधान एवं इनोवेशन में अग्रणी रहना स्वाभाविक है। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में 450 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी द्वारा 125 से अधिक महिलाओं द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जा रहे स्टार्टअप सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। सिर्फ एक में करीब 15,000 महिला उद्यमी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस इनोवेटिव से जुड़े हुए हैं। ऐसे स्टार्टअप फ्रेंडली यूनिवर्सिटी में महिला उद्यमियों के लिए समर्पित हर स्टार्ट नामक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे विश्वास है महिला उद्यमियों के इनोवेशन और स्टार्टअप के प्रयासों को बढ़ावा देने में ये प्लेटफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों को विभिन्न सरकारी और प्राइवेट उपक्रमों से जोड़ने का एक प्रभावी मंच भी साबित होगा। आप सबको ज्ञात होगा कि हाल ही में जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 81 से 14 स्थान पर पहुंच गई। इस संदर्भ में शिक्षा, विशेषकर बालिका और जनजातीय शिक्षा से जुड़े सैनिक स्कूल, गर्ल्स लिटरेचर रेजिडेंशियल स्कूल और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जैसे परियोजनाओं का उद्घाटन करके मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। विज्ञान, अनुसंधान और इनोवेशन में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने की आधारशिला स्कूली शिक्षा द्वारा ही निर्मित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भी भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। गुजरात ने अन्य क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। पिछले 2 दशकों में राज्य में स्कूल ड्रॉप आउट की दर 22% से घटकर
37% हो गई। शिक्षक छात्र रेशियो में भी 40 से सुधार कर 2600 पहुंच गया। आज विद्या समीक्षा केंद्र में इसके माध्यम से करीब 55,000 स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे छात्र का लर्निंग आउटकम में बढ़ोतरी देखी रही है। मुझे ये भी बताया गया है कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य के करीब 20,000 स्कूलों की आधारभूत संरचना को अपग्रेड करने के लक्ष्य रखा गया है। गुजरात में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की गई। यहाँ 2001-2 में राज्य में कॉलेजेस की संख्या 775 थी। वो 2021 में ये संख्या 3,000 से भी अधिक हो गई। इस राज्य के विकास का अपना मॉडल होता है। ये हर राज्य में अपना अपना मॉडल होता है, जो राज्य के संसाधनों और जरूरतों में निर्धारित होता है। लेकिन गुजरात में जिस तरह से पिछले 2 दशकों में सर्वांगीण प्रगति की है, उसने अन्य राज्यों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट का रास्ता दिखाया है। अगर सारी राज्य एक दूसरे से सीखते हुए और उनके सफल मॉडल को अपनाते हुए आगे बढ़े, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश अमृतकाल के दौरान एक विकसित देश के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके। आप सबको मैं दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय जय गौरवी गुजरात, जय भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अमित शाह ने राजौरी में एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज की इस रैली में मोदी मोदी के नारे उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटेगा तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। अमित शाह ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज पीएम मोदी ने पूरे जम्मू कश्मीर के 27 लाख परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा उठा रहे हैं। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया। अनुच्छेद 370 और 35A हटने से यहाँ पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। आज मैं जम्मू क्षेत्र में हूँ। जम्मू में भी पूंछ और राजौरी के क्षेत्र में आया हूं। ये महाभारत कालीन पहाड़ियां ये भारत की सीमाओं का मजबूत द्वार है, मजबूत द्वार है। आज मैं मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों माताओं को, गुर्जर बकरवाल समुदाय को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया, ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े रहे। आने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे देश भर में शहीद सेना के जवानों को सिविलियन मतलब हम सब लोग सलामी करते हैं, मगर पूरे देश में एकमात्र क्षेत्र है पूंछ और राजौरी का, जहां सिविलियन जो शहीद हुए हैं उसको भारत की सेना सलाम करती है। मित्रों, भारत की सेना सलाम। आपने भारत की सुरक्षा का एक अभेद दीवार यहां पर बनाया हुआ है और इसके कारण देश भर के भारतीय आपके भरोसे चैन की नींद सो पाते। माताओं, भाइयों, बहनों, आज में नवरात्र है, अंतिम दिन है,
माता वैष्णो का दर्शन कर कर खुशहाल कश्मीर का आशीर्वाद मांगकर यहां आया हूं मित्रों। खुशहाल कश्मीर। देश में सरकार बदली, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास। मित्रों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35 से उखाड़कर फेंक। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एमपी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती है। ये 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई चीज नहीं छोड़ी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आज मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर के 27 लाख परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा दे रहे हैं। 70 साल में 3 परिवारों ने दिया क्या? जोर से बोले, दिया क्या? आपको उनको पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया भाई? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? पूछोगे? मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिया। क्योंकि जो कुछ भी पैसा आता था वो भ्रष्टाचार कर कर घर ले जाते थे। आपके लिए पैसा ही नहीं बचता था, कहां से आपके आरोग्य की चिंता करें। ये मोदी जी ने ढेर सारी नई शुरुआतें की है और फिर से अंत में भरोसा दिलाने चाहता हूं आपके अधिकारों को। ये 3 परिवारों ने अब तक आपसे छीना है। ये मोदी सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। इतना वादा कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
मध्य प्रदेश की हवाई सेवाओं में आज से और विस्तार हो रहा है। महीनों बाद इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्वालियर और जबलपुर के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के दोनों शहरों ग्वालियर जबलपुर के लिए इंदौर से आज से उड़ानें बहाल कर दी गई हैं। इसी के साथ अब इंदौर से फ्लाइट के जरिए ग्वालियर या जबलपुर मात्र 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जबलपुर इंदौर ग्वालियर इंदौर जबलपुर की फ्लाइट का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। बता दें कि इंदौर से ग्वालियर और जबलपुर के लिए अलायंस एयर कंपनी ने उड़ान शुरू की है। इंदौर से ग्वालियर और जबलपुर के लिए विमान सेवा हफ्ते में 3 दिन चलेगी। कंपनी सभी उड़ानों को दिल्ली के लिए भी अतिरिक्त फ्लाइट की सुविधा दे रही है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। इस कारण देश के किसी हिस्से में मध्य प्रदेश से त्वरित गति से पहुंचा जा सकता है। मध्य प्रदेश में चाहे पर्यटक स्थल हो, चाहे उद्योगों का विकास हो, अब हम तेजी से बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सिंधिया जी बता रहे थे कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथों दूसरे महाद्वीप से चीते कूनोपालपुर में लाए गए। सचमुच में ये जो टूरिज्म है, विशेषकर हमारा राज्य टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है, अब चीता स्टेट भी है। असीम संभावनाएं मध्य प्रदेश में, और तीनों दृष्टियों से अगर देखें तो जबलपुर, अगर कान्हा जाना हो आपको, बांधवगढ़ जाना हो आपको, आसपास प्राकृतिक संपदाएं, पुरा संपदाएं बिखरी पड़ी हैं। और वैसे ही ग्वालियर अपने आप में अद्भुत है, टूरिज्म की अपार संभावनाएं लिए। इंदौर ने अभी अभी स्वच्छता में छक्का मारा है। इंदौर अब स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर है। मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, इंदौर की जनता को बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी स्वच्छता के मामले में देश में आज नंबर 1 के स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के बाकी शहरों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और ग्रामीण क्षेत्र में भी पश्चिम जोन में हम पहले स्थान पर हैं। लगातार मध्य प्रदेश प्रगति और विकास कर रहा है, लेकिन इस विकास को और गति देनी है। चाहे वो औद्योगिक विकास हो, चाहे वो टूरिज्म हो, अगर और गति देनी है तो कहीं भी हम चले जाएं, अगर निवेशक आए या पर्यटक आए तो वो पूछते हैं कि कनेक्टिविटी कैसी है। कनेक्टिविटी का मतलब है सीधे एयर कनेक्टिविटी से। और आज भी जबलपुर इंदौर, जबलपुर इंदौर, ग्वालियर इंदौर, ये जो एलायंस एयर कंपनी इन उड़ानों का संचालन कर रही है, उससे निश्चित तौर पर तीनों शहरों को बहुत लाभ होगा। मैं इसके लिए सिंधिया जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। हम एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की भी हमने योजना बनाई है, जिस पे जल्दी निर्णय होगा। रीवा की हवाई पट्टी और उज्जैन की हवाई पट्टी को भी, दोनों को विस्तार करने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है। आज तो मैं इन तीनों शहरों की जनता को बधाई देता हूं। आज दुर्गा नवमी है। इस बार मां की आराधना में पूरे देश को लगे हुए हमने देखा। कोविड के बाद एक अलग आनंद और उत्साह की लहर थी। तो मैं दुर्गा नवमी की भी सबको बधाई देता हूं और मां से यही प्रार्थना करता हूं कि हम प्रगति और विकास करें।
जनता सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को श्री महाकाल लोक का लोकार्पण शिवार्पण करने उज्जैन पधार रहे हैं। अद्भुत रचना वहां हुई है, तो आप भी उस अवसर पर पधारें। और ग्वालियर में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी पधार रहे हैं 16 तारीख को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के काम का शिलान्यास करने। वो कार्यक्रम भी उस अंचल के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर मैं नागर विमानन विभाग को, सिंधिया जी को, वीके सिंह साहब को बधाई और धन्यवाद देते हुए फिर आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार सदैव आपके साथ कदम से कदम, क्योंकि हम सब एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश का विकास, प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण। और इसके लिए अब एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो हमेशा राज्य शासन सहयोग करेगी और डबल इंजन की सरकार और तेज गति से इस विकास को आगे ले जाने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी में एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है, लेकिन इस बार मुद्दा अलग है। इस बार राजधानी में बिजली सब्सिडी से जुड़े मामले में अनियमितता को लेकर भाजपा और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने डीबीटी के जरिए बिजली सब्सिडी अंतरित नहीं किए जाने की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में डिस्कॉम में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य सामने हैं। इसमें 4 से 5 बिंदु ऐसे हैं जिससे जानने के बाद कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। तो वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो भी काम करती है, उनकी मंशा उसमें बड़े भ्रष्टाचार की होती है। सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल सचिवालय को एक शिकायत मिली थी, जिसमें दिल्ली में केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी योजना में खामियों और विसंगतियों को उठाया गया है। दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आए। कम से कम इसमें 4 या 5 बिंदु ऐसे हैं जो ध्यान में देने के बाद कोई भी व्यक्ति सहज रूप से निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक बड़ा गंभीर और व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे पहली बात यह कि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया था वितरण कंपनियों पे, जिसके लिए वह दिल्ली सरकार को मिलना था और देनदारी थी प्राइवेट कंपनियों की, परंतु प्रारंभिक बैठकों में ही तकरीबन 3200 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी देनदारी को एक प्रकार से वेव ऑफ कर दिया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि यह क्यों किया गया, इसके पीछे क्या तथ्य। दूसरा, दिल्ली के नागरिकों को जो छूट देने की बात कही गई, सब्सिडी देने की बात, वो ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं की गई, जिस प्रकार से केंद्र सरकार दे रही है और दिल्ली में भी एलपीजी की सब्सिडी मिल रही है, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा क्यों नहीं दी गई, उसमें बीच में बिचौलियों को क्यों लाया गया। और लाया भी इस प्रकार से गया कि वितरण कंपनियों को यह छूट दे दी गई। ऐसा आपने विचित्र समायोजन, this type of peculiar financial agreement you might have not witnessed anywhere in the country, कि जो उनकी देनदारी थी, जो उनका ड्यू था, उसको कहा गया कि आप सब्सिडी में से एडजस्ट कर लीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता को सब्सिडी देना नहीं था, उस माध्यम से अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना उनका मकसद था। तीसरा बिंदु यह कि जब लेट फी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को 18% वसूल करने का अधिकार दिया गया, तो वही कंपनियां लेट फी के लिए दिल्ली सरकार को केवल 12% ही क्यों दे रही थी। यह 6% का मुनाफा कहां जा रहा था, और एक अनुमान के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में मिलाकर इससे 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ उनको प्राप्त हुआ। हम उनसे यह सवाल पूछना चाहते हैं, 3 प्रश्न। नंबर 1,
आपने कहा था कि आप इस नीति को बदलेंगे और उन कंपनियों की जगह दूसरी कंपनियों के द्वारा कार्य करेंगे। आपने उस पर क्या निर्णय लिया? नंबर 2, आपने बोर्ड में राजनीतिक लोगों को क्यों नियुक्त किया? नंबर 3, सब्सिडी को वेवर करने का निर्णय किस आधार पर लिया और उससे कंपनियों को कितना लाभ और इसमें कितना किकबैक लिया गया? और अंत में हम यह कहना चाहते हैं, दिल्ली की आम जनता को मिलने वाली सब्सिडी सीधे प्रत्यक्ष पारदर्शी तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा क्यों नहीं दी जा रही है? जबकि दिल्ली में ही एलपीजी की सब्सिडी दी जा सकती है, तो बिजली की सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती है? इसका अर्थ यह हो गया कि सब्सिडी के नाम के ऊपर जनता के वास्तविक लाभ से अधिक भ्रष्टाचार करने का उद्देश्य था और अपनी जेब भरने का उद्देश्य था। इसलिए जिस विषय की रिकमेंडेशन भी 2018 में की गई है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा ही होना चाहिए, वह क्यों नहीं किया गया? इन 4 प्रश्नों का उत्तर दिल्ली सरकार को देना चाहिए। हम इस विद्युत घोटाले के ऊपर साफ साफ उनसे जवाब चाहते हैं कि इन 4-5 बिंदुओं के ऊपर उनका क्या स्टैंड है और क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो भी काम करती है उसकी मंशा उसमें बड़े भ्रष्टाचार की होती है। शराब के लाइसेंस, L1 लाइसेंस का कमीशन उन्होंने बढ़ाया, 12% किया और उसमें से 6% लिया। यहां भी 6% का खेल है। यहां उन्होंने 18% जो इंटरेस्ट लेट पेमेंट का देना था बिजली कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी दिल्ली सरकार को, जो दिल्ली सरकार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ट्रांसको और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ पावर लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को जो दिल्ली सरकार की कंपनियां हैं उनको 18% अगर लेट पेमेंट होगा तो 18% उस पर इंटरेस्ट लगेगा। उसको घटा के 12% किया गया, यानी 6% कम किया गया। और वो पैसा जिसका कम हुआ वो किसका कम हुआ? दिल्ली सरकार का। जैसे शराब पॉलिसी में इन्होंने 12% किया था, जिसका 6% वो पैसा अपनी जेब में लेते थे, वो पैसा सरकार का कम हुआ। उसी तरह से इन्होंने 6% पैसा सरकार के खाते में कम आया। ये उसके गुनहगार हैं। ये मोडस ऑपेंडी, ये कार्य करने की नीति अरविंद केजरीवाल की अब स्पष्ट हो गई है कि अपने लोगों को उन जगह पर बिठाओ, आम आदमी पार्टी के लोगों को, और फिर वहां से जो मोटा माल हो वो कमीशन अपने पास ले आओ। बिना कोई सेटिंग के 3239 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार के खाते में आना था, उस पैसे को माफ करके दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहे सियासी घमासान में अब एक और मुद्दा जुड़ गया है और वो है दिल्ली में बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी योजना की जाँच के आदेश दिए हैं। LG के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने जोरदार हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता कर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा गरीबों और आम जनता के लिए किए जा रहे अच्छे कामों को एक एक कर खत्म करना चाहती है और अब दिल्ली में मिलने वाली मुफ्त बिजली को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले आज महानवमी की आप सबको शुभकामनाएं। और पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को समस्या है कि हर बड़े त्योहार पे ये कोई ऐसा संकट खड़ा करते हैं कि आपको और हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। पिछली बार जन्माष्टमी इन्होंने खराब की, आज जो है नवमी खराब की, बीच में भी कई त्योहारों पे इस तरीके से ये कर रहे हैं। आज खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत दिल्ली के उपराज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के एक षड्यंत्र के अंदर
हिस्सा लेते हुए वो काम किया है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से प्रयास कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास काफी दिनों से देखा जा रहा है कि आम भारतीयों के लिए, गरीब तबके के लिए जहां जहां भी सरकारी सब्सिडी और सहूलियतें मिल रही हैं उनको किसी न किसी तरीके से खत्म किया जाए। पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने एक नेता अश्विनी उपाध्याय से PIL डलवाई और कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है देश के अंदर जितने भी सब्सिडी मिल रही हैं, मुफ्त शिक्षा मिल रही है, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं कहीं मिल रही हैं, दिल्ली और पंजाब के अंदर मुफ्त बिजली मिल रही है, दिल्ली के अंदर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिल रही है, सब तरीके की योजनाओं को सुप्रीम कोर्ट से खत्म कराने की साजिश पहले भारतीय जनता पार्टी ने की। प्रधानमंत्री जी ने कई जगह ऐलान किए कि गरीबों के लिए जो सहूलियतें मिल रही हैं वो मुफ्त की रेवड़ी हैं और इनको रेवड़ी कह के गरीबों का उपहास उड़ाया, गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता चला कि ज्यादातर देश की पार्टियां और देश के लोग ये मानते हैं कि गरीबों के लिए तो काम करना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खींच लिए और वापस जो बॉल है वो सरकार के पाले में डाल दी। आज उपराज्यपाल ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा है दिल्ली के लोगों के खिलाफ, दिल्ली के गरीबों के खिलाफ, कोरोना और महंगाई से मारे हुए लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के पास आज अपना घर चलाने का पैसा नहीं है। आज दिल्ली के अंदर नवरात्रों में त्योहार मनाने के लिए लोगों के पास, बल्कि पूरे देश में लोगों के पास पैसा नहीं है। महंगाई ने, GST ने जिस तरह से लोगों की कमर तोड़ दी है, उपराज्यपाल ने एक नया षड्यंत्र रचा है कि दिल्ली के अंदर बिजली की सब्सिडी किसी तरीके से खत्म की जाए। दिल्ली के अंदर करीब 56 लाख उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, जो दिल्ली में बिजली का कनेक्शन जिनके पास है और उनके अंदर करीब 47 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको दिल्ली में बिजली की सब्सिडी मिलती है। 47 लाख का ब्रेकअप में अगर आपको बताऊं तो करीब 30 लाख वो लोग हैं जिनको जीरो बिल मिलता है, शून्य बिल आता है जिनका, और करीब 16-17 लाख वो उपभोक्ता हैं, वो कंज्यूमर हैं, वो परिवार हैं जिनको बिजली का आधा बिल देना पड़ता है। और अब यह षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि आज गुजरात के हर शहर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर पान की दुकान पे एक ही चर्चा है कि दिसंबर में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बनेगी और 1 मार्च से गुजरात के अंदर जीरो बिल आने शुरू हो जाएंगे। हर मोहल्ले में गुजरात में चर्चा है। और अब किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के विजय रथ को रोकने के लिए षड्यंत्र दिल्ली में रचा जा रहा है कि अगर दिल्ली में ही सब्सिडी को रोक दिया जाएगा, दिल्ली में जीरो बिल आने की प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा, तो गुजरात में मैसेज जाएगा कि भाई अगर दिल्ली में ही बंद हो गया तो गुजरात में कैसा जाएगा। मैं दिल्ली के एक एक परिवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से वादा करने के लिए आया हूं कि दिल्ली, पंजाब और सरकार बनने के बाद गुजरात में मुफ्त बिजली आम आदमी पार्टी देगी। LG हो, केंद्र सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो,
ये अपनी हर संभव कोशिश कर लें, हर प्रयास कर लें। देश में जो मुफ्त बिजली देने का सपना अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा किया है, वो हम आगे भी पूरा करेंगे, साकार करेंगे। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। उत्तरकाशी में बड़ी आपदा, एवलांच में फंसा 30 ट्रैकर्स का दल। रेस्क्यू टीम ने 8 लोगों को निकाला। 13,000 फीट पर एवलांच आने से 21 प्रशिक्षक अभी भी फंसे। पटना हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर लगाई रोक। वोटिंग के लिए नई अधिसूचना जारी करने का दिया आदेश। शादी के बंधन में बंधे बॉलीवुड कलाकार ऋचा चड्ढा और अली फजल। कपल ने मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार निकाह किया। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन और हुआ उग्र। प्रदर्शन को मिल रहा अब अमेरिका का साथ। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर अमेरिका ईरान पर लगाएगा प्रतिबंध। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए थे गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म आदिपुरुष के टीजर पर दिया बड़ा बयान। मिश्रा ने फिल्म में हिंदू धर्म की आस्था पर कुठाराघात और धार्मिक भावना को आहत करने वाले आपत्तिजनक दृश्य दिखाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा नवमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ की विशेष पूजा और कन्या पूजन किया। कन्या पूजन के दौरान मुख्यमंत्री ने छोटी बच्चियों के चरण पखारे, आरती की और उन्हें उपहार भी दिए। जम्मू कश्मीर के जेल महानिदेशक की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा की कश्मीर शाखा ने ली। हेमंत कुमार लोहिया 3 अक्टूबर को जम्मू के बाहरी इलाके में अपने घर पर मृत पाए गए थे। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाजपा की सरकार को देश में सबसे भ्रष्ट करार दिया। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के 26वें दिन की शुरुआत मैसूर शहर की सड़कों से की। राजधानी में BSES पर बिजली सब्सिडी देने के मामले में अनियमितता का लगा आरोप। LG ने मुख्य सचिव को जांच करने के दिए निर्देश। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।